नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा पेपर में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं और यहाँ से जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी होने वाली है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सपने वाले प्रश्न हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डाउनलोड करोगे और पूरा आप पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में कभी भी मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी मलेरिया रोग है वो कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या फिर तितली? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मलेरिया रोग है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसके? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। अब आपके आ जाए एडीज जो मच्छर है उसके काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो एडिस से है वो आपका डेंगू रोग फैलता है। तो दोनों का आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, कागज का पुनः चक्रण करके हम किसकी बचत कर सकते हैं? जल, ऊर्जा, वृक्ष या फिर ये सभी? तो विद्यार्थियों, कागज का पुनः चक्रण करके हम जल की भी बचत कर सकते हैं, ऊर्जा की भी कर सकते हैं और वृक्ष की भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलयन में होने वाली मुख्य अभिक्रिया है? वाष्पीकरण, संघनन, आयनीकरण, पिघलना? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आयनीकरण। यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलयन में होने वाली जो मुख्य अभिक्रिया है वो कौन सी है? आयनीकरण है। अगला प्रश्न है, भूकंप आने के कारण है? ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी की प्लेटों की गति, उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना या फिर ये सभी? तो इन सभी के कारण क्या आता है? भूकंप आता है। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगोइरा है, ये क्या है? स्पाइरोगोइरा वो आपको बताना है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा स्पाइरोगोइरा है वो आपके शैवाल हैं। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, जंग लगने की प्रक्रिया है? तीव्र दहन, दहन नहीं, धीमा दहन या फिर भौतिक प्रक्रिया? तो जंग लगना कौन सी हो जाएगी? धीमा दहन के द्वारा। ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7, एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? आपको बताना है जो एलईडी बल्ब होते हैं जो कि अपने घरों में भी होते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्यों प्रयोग नहीं किया जाता है? क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यह जल्दी खराब हो जाता है या फिर ये अधिक धारा खींचता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, ईंधन के दहन से निकलने वाली गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? आपको बताना है कि ईंधन से कौन सी गैस निकलती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरे विश्व का है वो तापमान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तापमान बढ़ रहा है। तो वो कौन सी गैस है? तो इसमें रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी अबसद के जो प्रश्न है वो कुल 8 प्रश्न आने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार आपको पेपर के अंदर ही उत्तर पूरे पूरे लिखने हैं, अलग से आपको कॉपी नहीं मिलेगी, आपको काट साट नहीं करनी है, अच्छे से व्यवस्थित लिखना है। अगला जो आपका खंड आएगा, खंड ख आएगा और इसके अंतर्गत 9 से 12 तक प्रश्न रहेंगे। चलिए, इसमें 9वां प्रश्न है, कार्बनीकरण क्या है समझाइए। आपको बताना है कि कार्बनीकरण क्या है समझाइए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, मृत वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे जो मृत अवस्था में है, तो उनके धीमे प्रक्रम के द्वारा वो किस में बदल रहे हैं? कोयले में बदल रहे हैं, तो उसे कहते हैं कार्बनीकरण। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लैंगिक जनन। इसमें जनन में नर तथा मादा युग्म का चयन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, यानी एक ही इसमें भाग लेता है, जबकि लैंगिक में है वो 2 मिलकर भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
थ्रेसिंग आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो किसान परिवार से रहते हैं। तो थ्रेसिंग का मतलब है फसल की कटाई के पश्चात फसल के दानों या फिर बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बड़े स्तर पर यह कार्य कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है और छोटे खेत वाले किसान हैं वो अनाज के दानों को फटक कर यानी विनोइंग के द्वारा भी अलग करते हैं। तो दानों को फटक कर जो अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12वां, कंधे कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टियाँ क्यों लगाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंधे पर लटकाने वाले थैले की चौड़ी पट्टियों के कारण कंधे पर पट्टियों का क्षेत्रफल है वो अधिक हो जाता है, जिससे कंधे पर कम दाब आरोपित होता है। उदाहरण के लिए बच्चे का स्कूल बैग के जो पट्टियाँ होती है वो चौड़ी बनाई जाती है, जिससे उनके कंधों का दाब है वो कम आरोपित होता है और बच्चे आसानी से बैग उठा सकते हैं। मतलब चौड़ी पट्टियाँ मतलब है कंधे के ऊपर दाब कम होना, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है, तो वीडियो को पहले तो पूरा देखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में डाउनलोड करना है। तो हमारी एक वेबसाइट है स्टडी मंदिर, ठीक है ना। क्या नाम है? स्टडी मंदिर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके क्लिक कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद में ये डाउनलोड करना। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। कोक के अभिलक्षणों एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। कोक, तो कोक के अभिलक्षण, यह कठोर सरंध्रयुक्त और काले रंग का होता है। यह विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है, यानी इसके अंदर विद्युत और ऊष्मा नहीं जाती है। किसके अंदर? कोक के अंदर। कोक का उपयोग यह अच्छा घरेलू ईंधन है जो जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है और कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने और धातुओं जैसे कॉपर, लोहा, जिंक, लेड और टीन आदि के निष्कर्षण के काम में भी आता है। तो इस तरह से आपको इसका उपयोग बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य के आगे टी और असत्य के आगे एफ लिखिएगा। तो दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। तो दानों को तो अपन कई सारे विनोइंग के द्वारा भी अलग कर देते हैं, तो ये थ्रेसिंग नहीं होता है, ठीक है ना। फसल को भूसे से अलग करना है वो क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है, दानों का नहीं, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने को जुताई कहते हैं। तो खरपतवार हटाने को जुताई नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? आप ज़रूर बताइएगा। जुताई तो है जब हम खेड़ाई करते हैं फसलों के अंदर, जब फसल बोते हैं तो उसे जुताई कहते हैं। तो खरपतवार हटाने क्या कहते हैं? निराई कहते हैं, ठीक है ना। अगला है कि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। बिल्कुल होता है, खाद से ही तो ह्यूमस प्राप्त होता है। और बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। तो ये भी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? वो आप देखिएगा। जल विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए विद्युत उपकरण से संबंध में आग पर अगर नियंत्रण पाना है तो जल का उपयोग वहाँ पर नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे विद्युत का झटका यानी करंट आने की संभावना रहती है। ऐसा तो नहीं है कि लाइट से कुछ जल रहा है और अपन जाके उसके ऊपर जल डाल दें। जल डालेंगे तो उससे करंट फैल जाएगा, करंट दौड़ जाएगा। तो यही तो ये प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्या कारण है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रश्न को आप पढ़िएगा। थोड़ा समय ज़्यादा हुआ है तो मैं अब फटाफट करूँगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है आपको। तो स्वर यंत्र, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजोन और गोइटर, तो इनका मिलान करना है। जैसे कि फर्स्ट का ऑप्शन सी से हो जाएगा, और सेकंड है इसका ए से हो जाएगा, और थर्ड है इसका डी से हो जाएगा, और फोर्थ है इसका बी से हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 17वां, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। जैसे कि रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुलियों से दबाना, कौन सा बल लग रहा है? दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, कौन सा बल है? तो इनके बारे में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
यानी यहाँ पर दे रखे हैं कोष्टक में पीछे। जैसे किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति इधर या उधर आगे या पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन। तो इसमें कंपन भरना है। देखिएगा मैंने हाईलाइट करके ये दे रखे हैं ताकि आपको पढ़ने के लिए जब ये पेपर मिलेगा तब आपके काम आएगा। अगला है कि मानवों में ध्वनि वाहक यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। जो अपना गला होता है उसके अंदर होती है वाहक यंत्र। ठीक है। अगला है ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें आपको माध्यम पढ़ना है और प्रबलता कंपन से आयाम निर्धारित करती है। यहाँ पर रिक्त स्थान है। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाना भूल गया, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, आयाम निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है 19वां, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय सुझाइए। यानी तड़ित का मतलब होता है बिजली। जब बारिश का मौसम हो और उस समय पे जो बिजली चमक रही है या फिर गिर रही है तो उसे तड़ित कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तड़ित। इस शब्द का आप ध्यान रखना, कई सारे विद्यार्थी हैं उनको शब्दों का ही पता नहीं है। अब तड़ित प्रश्न आया, आप खाली छोड़ के आगे, खाली नहीं छोड़ना है विद्यार्थियों। जैसा भी आपको आता है आप अपने मन से लिखिए, आपको नंबर मिलेंगे। सर जो भी होते हैं आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। अगर सही लिखा है तो फिर वो नंबर देते हैं। अगला है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय घट घट की ध्वनि सुनाई देती है। व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों होता है? और 21वां प्रश्न है समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को चित्र के द्वारा आपको समझाना है। 22वां प्रश्न है यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री कोण बनाए तो आपतन कोण का मान है वो कितना होगा, वो आपको बताना है। आगे के 2 प्रश्न आपके रहेंगे, 3 प्रश्न, जिसमें आपके 8-8 नंबर के रहने वाले हैं। निबंधात्मक प्रश्न, द्रव और गैस बर्तनों की दीवार पर किस प्रकार दाब डालती है? ये प्रश्न आप रट लेना विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है घर्षण को आप किस प्रकार शत्रु कहेंगे? शत्रु और मित्र, घर्षण एक शत्रु है और मित्र है, कैसे वो उनके बारे में आपको लिखना है। अगला है कि ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? यह किन कारकों पर निर्भर करती है? इसी में अथवा में ऑप्शन रहेंगे, यानी आपको 2-2, 3-3 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से आपको करने हैं। अथवा में ऑप्शन रहेंगे, ये देख लीजिए आप। देखिए तड़ित वाला मैंने पहले भी बोला था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तड़ित, आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन एक साथ घटित होता है, जबकि हमें मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है और तड़ित पहले। यानी तड़ित का मतलब बिजली चमकना और मेघ गर्जन आकाश में होते तो साथ में, लेकिन अपन को पहले बिजली दिखाई दे देती है चमकती हुई और फिर उसके बाद में आवाज़ आती है धड़ाम से। तो वो क्यों होता है, उनके बारे में आपको लिखना है। और इसमें देखिए व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों है? ये दोनों घर्षण है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। आपके सर ने पढ़ाया होगा तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक का मतलब होता है विद्यार्थियों दवाइयाँ आप लेते हो टेबलेट वगैरह, तो उनको लेते समय अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? सेकंड में ऑप्शन रहेगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति की दृष्टि पड़ने का प्रभाव है वो लिखना है। तो ये भी दृष्टि दोष वाला है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है पार्श्वीकरण क्या है? इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दूध की थैलियों में दूध दूषित है वो क्यों नहीं होता, ऐसा क्या होता है, वो आपको लिखना है। अगला है कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। और 25वां प्रश्न है भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा व बचाव की कोई 6 परियोजनाओं का नामों उल्लेख कीजिए। और टीनेज में चेहरे पर मुहावसे और फुंसियाँ क्यों आ जाती हैं, वो आपको लिखना है। वन उन्मूलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वन उन्मूलन होने से वन्य प्राणी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? गांव और पृथ्वी के ऊपर क्या रहेगा, वो आपको लिखना है। और आयोडीन युक्त नमक के उपयोग के बारे में आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये कुल आपके 25 प्रश्न इस बार आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं विद्यार्थियों। अब एक बार और आपसे मैं कहना चाहूँगा, आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है तो स्टडी मंदिर आप सर्च कीजिए गूगल में जाके, स्टडी मंदिर, तो वहाँ से हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से बोर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है, बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर, और वहाँ से क्लास 8 के पेपर आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है, नीचे जो आप नाम लिखा हुआ है टाइटल वगैरह, इसके ऊपर आप टच करो तो नीचे विवरण खुलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।